चिकित्सा विषय को लेके थोड़ा-सा कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रहें, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? क्योंकि आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में व्यक्ति शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके से अस्वस्थ है। और अगर एक हेल्दी आदमी की परिभाषा सुनी जाए, देखा जाए, तो मेंटल एज़ वेल एज़ फिज़िकल हेल्थ अगर किसी की ठीक है, तो उसी को हम स्वस्थ कहते हैं। अगर खाली फिज़िकली फिट है, तो उसको हेल्दी नहीं कह सकते, और खाली मेंटली फिट है और फिज़िकली बीमार है, तो उसको भी हेल्दी नहीं कह सकते। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, सर्वदोष समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियार्थमना स्वस्थम इति में धीयते। जिसके सारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो बैलेंस होते हैं और उसमें दोष दूष्य धातुएं ये सारी की सारी जो है बैलेंस होती हैं। साथ में मना स्थिति उसकी बैलेंस होती है, तो उसी को स्वस्थ कहा गया है। डब्ल्यूएचओ भी आज की तारीख में इसको मानता है। तो स्वस्थ रहने के लिए देखिए, आयुर्वेद का स्पष्ट प्रयोजन है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुर स्वीकार प्रश्नम। एक स्वस्थ व्यक्ति जो हेल्दी है, उसके हेल्थ को जो है मेंटेन करने के लिए का प्रयोजन है। और दूसरा, अगर कोई डिजीज हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसको जो है ठीक करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र जो है लगातार वर्क करता है। आज की आधुनिक पद्धति जो है वो 200-300 वर्ष पहले आई है। इसके पहले 5000 वर्ष पूर्व भी लोगों को व्याधियां होती थी, लोग बीमार होते थे, उनको ठीक किया जाता था। हमारी इसी ट्रेडिशनल पद्धति से हम लोग उनको ठीक करते थे और यहीं से कुछ निकली हुई कुछ कंटेंट्स निकाल के जो है आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने उसको अडॉप्ट किया और उसको जो है आज की तारीख में जो है जन समुदाय में जो है उसको लेके गए। तो पहला जो उद्देश्य आता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, तो स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जाए, थोड़ा सा विषय मैं इसको लूंगा, फिर उसके बाद एक आध बीमारी को छुएंगे हम लोग। तो एक हेल्दी आदमी है तो वो कैसे स्वस्थ रहे, तो शास्त्रों में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट वर्णन है कि उसको जो है एक बैलेंस जो है दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। एक उसको जो है डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी अब जो है अपनी जीवन को जो है उसको ढालना पड़ेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठने के बाद रात्रि पर्यंत जब तक हमारे जो जितने कार्य चलते हैं उसको एक बिल्कुल प्लानिंगली हमें करना पड़ेगा। उसको एक विधिवत जो है दिनचर्या कहा गया है। और इसी तरीके से इसके आगे का पॉइंट आता है कि उसके आगे ऋतुचर्या आती है। ऋतुचर्या मतलब विभिन्न ऋतुओं में किस तरीके से हमारा क्या आचरण रहना चाहिए, किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऋतुएं कुल मिला के 6 मानी गई हैं: शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ये जो ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु चल रही है। मतलब मार्च और अप्रैल का समय दो दो अगर मंथ को देखा जाए कैलेंडर ईयर्स के हिसाब से, तो दो दो मंथ के हिसाब से एक एक ऋतु होती है: शीत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिनचर्या से। एक आदमी की स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्वस्थ अगर उसने प्राप्त करना है तो उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट जो मेन तीन जो है ग्रंथ हैं चिकित्सा शास्त्र के, उसमें जो है सभी ने इस चीज को माना है कि सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों ने उठना है। प्रातःकाल जागरण जो है उठना है और ये मान के चलिए कि सूर्य को आपने जगाना है, ना कि सूर्य आपको जगाए। जितनी जल्दी आप अर्ली उठेंगे उतना ही आप जो है अपने जीवन में जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुबह प्रातःकालीन जागरण जो है सूर्योदय से कम 1 डेढ़ घंटा पहले करना चाहिए।
तकरीबन तीनों शास्त्रों के जो मेन कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि 1.5 घंटा पहले जो है उठ जाना चाहिए। हर व्यक्ति की निद्रा अलग-अलग तरीके की होती है। जो चाइल्डहुड है, बचपन है, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा नींद लेते हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नींद में कमी आनी शुरू हो जाती है। उसके बावजूद भी 6 से लेके 7 घंटे की अगर कोई व्यक्ति नींद लेता है तो उसको बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। बगैर किसी डिस्टर्ब हुए अगर नींद आती है जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, तो उससे बहुत अच्छी तरीके से और आदमी अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हर व्यक्ति की और उसके बाद जो है वो उसी हिसाब से उठ जाता है। पहले कहावत भी कही जाती थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, वो अब भी बिल्कुल वाक़या था और पहले शास्त्रों में भी लिखा है कि रात्रि को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। उठने के बाद क्या करना है? उठने के बाद जो है शौच आदि से निवृत्त होना है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि उठ के जो है 2-3 ग्लास पानी पी लेते हैं। ऐसा ना जाने कहाँ किसमें लिखा है हमें नहीं समझ में आता। शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, ठीक है, एक आध ग्लास उषा पान का वर्णन किया गया है। बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं कि साहब जो सुबह की लार होती है उसको क्या पूरा पानी पी जाना चाहिए? उसमें ऐसा भी कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। उसके बाद दंत धावन का जो है वो प्रावधान है शास्त्रों में जो लिखा है और दंत धावन के लिए आजकल तो बड़ा एडवांस हो गया है, सब लोग ब्रश वगैरह यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में जो है दातुन का यूज़ हुआ करता था और दातुन अपने आप में जो है मेडिकेटेड होती थी, जैसे नीम की हो गई, बबूल की हो गई, इस तरीके की जो दातुन यूज़ करते थे, तो उसको मेडिकेटेड जो है जितना भी उसका जो रस होता था हमारे दाँतों से रिलेट होके जो है वो हमारे लिए लाभप्रद होता। तो दंत धावन का प्रावधान है। दंत धावन के प्रावधान के बाद जो है उसके बाद स्पष्ट लिखा शास्त्रों में कि अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग मतलब मालिश करनी चाहिए, सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए जो फायदेमंद। अगर पूरे शरीर में नहीं कर सकते हैं तो 3 जगह ऐसी मानी गई, एक तो सिर पे करनी चाहिए, दूसरा जो है पैरों के जो तलुओं में करनी चाहिए और तीसरा जो है माथे पे करनी चाहिए। ये 3 जगह तो जरूर जो है थोड़ा-थोड़ा तेल की जो है मालिश अगर आदमी करता है जिसको अभ्यंग कहा गया है तो वो बेनिफिशियल। वैसे तो पूरे शरीर को और 12 महीने में कहा गया है इसको। हर ऋतु में कहा गया है कि अगर अभ्यंग करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल। उससे हमारी जो है स्किन की कांति बढ़ती है, हमारी जो है मतलब जिसको कहना चाहिए स्किन का ओज बढ़ता है और हमारे जो है आदमी दीर्घायु होता है। क्योंकि अगर अभ्यंग करते हैं, मालिश करते हैं, आगे चिकित्सा में हम लोग जो है पंचकर्मा की जो प्रोसेस है, प्रोसेस में जो है अभ्यंग करवाया जाता है। बट अगर व्यक्ति खुद भी डेली अपने नेचर में ये ठान लेता है और अपने डिसाइड कर लेता है कि हमें जो है डेली मालिश करनी है सरसों के तेल की, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जो है हमारे दोषों को साम्यावस्था में लाने के लिए जो है ये मालिश का बहुत ही अच्छा रोल है और इसको लगातार जो है अगर करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अभ्यंग के बाद फिर उसके बाद कहा गया है कि आप जो है सुबह की सैर करनी चाहिए। सैर करने के बाद जो है उसका भी टाइमिंग कहा गया। अभी हम लोग जो है पेशेंट को जो एजुकेट करते हैं वो यही कहते हैं कि सुबह 30 to 40 मिनट की जो है वॉक मस्ट है और वॉक भी जो है अगर यंग है तो उसको दौड़ सकता है, जिसके घुटने उठने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना जो है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ब्रिस्क वॉक करना बहुत जरूरी है। ब्रिस्क वॉक करेंगे तो उस हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म जो है वो पूरी नॉर्मल होती है और जिसको कहना चाहिए कि हमारा हार्ट जो है स्टिमुलेट होता है और उसका भी हम लोग एक टारगेट रखते हैं कि 30 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर अगर आदमी चल लेता है तो उसकी हेल्थ जो हार्ट की हेल्थ है वो बेस्ट रहती है, अच्छी रहती है। तो इससे ज्यादा अगर थोड़ा बहुत चल सकता है। एक बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन है कि 10,000 स्टेप डे में अगर चलें तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्टडी है, आप 3,000 या 3,500 स्टेप भी सुबह के समय चल लेते हैं या दिन में चल लेते हैं तो वो भी आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बेस्ट है। आपका हृदय बड़ा ज्यादा हेल्दी रहेगा और आप जो है उसमें सुरक्षित रहेंगे, आप हाइपरटेंसिव नहीं होंगे, डायबिटीज आपकी कंट्रोल रहेगी। इस तरीके से सुबह की वॉक का ये फायदा है। और वॉक ये घूमना जो है इसके बाद कहा गया व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना।
20 एक मिनट का व्यायाम जो है वो भी आदमी को अपने जीवन में ढाल लेना चाहिए और उसके बाद आसन और प्राणायाम करना। तो ये 1 डेढ़ घंटे का जो है अगर अपनी लाइफ में हम अपने जीवन में अगर ढालते हैं इस तरीके का वॉक करना, उसके बाद जो है व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम करना, उसके बाद जो है योग और प्राणायाम करना। योग हमारे यहाँ की एक विशेष पद्धति है जिसके कारण से हम लोग स्वस्थ रहते हैं। हमारे ही देश में जो है 100 वर्ष तक जीने का पूरी कामना की गई है और 100 वर्ष तक हमारे पहले लोग जिया करते थे। आजकल एवरेज एज जो है कम हो चुकी है, एवरेज एज जो है 60 से लेके 65 साल हो गई है। बट हमारे देश में जो है सिर्फ हमारे देश में ये पॉसिबल है क्योंकि हम जो है 6 ऋतुओं का लगातार लाभ रहते हैं और 6 ऋतुओं में जो है हर ऋतु का अपना ऋतु जो है ऋतुचर्या जो है अलग रहती है जिसके कारण से आदमी स्वस्थ रहता है। क्योंकि देखिए स्पष्ट बात है कि आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और स्वस्थ रहने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे, डेली करना है। इसको ये नहीं कि आज कर लिया पता चला 10 दिन छोड़ दिया फिर उसके बाद उसको जो है दोबारा से डिसाइड कर लिया। तो हम लोगों ने 1 डेढ़ घंटे का 1 सवा घंटे का सुबह जो है ये भी टाइम अपना सेट करना है। और ये बिल्कुल जैसे बहुत लोग को उठते ही सबसे पहले बेड टी पीने की आदत होती है, बिल्कुल गलत चीज है। किसी भी तरीके से चाय वगैरह का सेवन सुबह ना करें। बहुत ज्यादा अगर है तो गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। सुबह के समय 1 गिलास गुनगुना पानी लें। और ये मैं बहुत बार बताता भी हूँ, बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि साहब 3-4 लीटर पानी पी जाए दिन भर में, 5 लीटर पानी पी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको प्यास लगे तब पानी पी जाए, जब भूख लगे तो खाना खाइए। ऐसा कहीं नियम नहीं लिखा है चिकित्सा शास्त्र में कि इतने लीटर आपने पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना किडनी में जो है आपके ज्यादा स्ट्रेन आएगा और जो किडनी अगर जिसकी कंप्रोमाइजिंग है उसके लिए तो और रिस्क है कि बहुत ज्यादा पानी पीना। उसको हम लोग बताते भी हैं, कोई अगर समझो किडनी फेलियर का केस है तो उसको बताते हैं कि कितना आपने पानी पीना, कितना। तो एक स्वस्थ आदमी के लिए जब आपको प्यास लगे तब पानी पीजिए, जब जब भूख लगे तो आपने जो है खाना खाना। ये थोड़े टिप्स हैं जिसको जो है जीवन में अगर डाल लेंगे तो आदमी स्वस्थ रहता है। और अभ्यंग और इस तरीके से ये करने के बाद जब आप वॉक वगैरह कर ली, इसके बाद जो अपना आयुर्वेद में जो लिखा है वो लिखा है अंजन का प्रयोग करना, नस्य का प्रयोग करना। हमारे दोनों जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं इसमें जो है एक नेचर में डाल लेंगे कि अगर एक एक बूंद जो है सरसों के तेल की अगर डालते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो नस्य का सेवन जरूर करना है। इसके बाद शास्त्रों में तो सौविरंजन का भी प्रयोग किया गया है। मतलब जो है ये आंखों में जो है आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं भी काजल नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। वो काजल कौन सा नहीं लगाना चाहिए, लेड ऑक्साइड किसमें होता है, ये सब चीजें रिसर्च का सब्जेक्ट है। मगर है कि शास्त्रों में लिखा है कि सौविरंजन का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो है ये सारे प्रोसेस करने के बाद फिर हम जो है अपने जो है दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमने जो है फिर उसके बाद कम से कम ये 2-3 घंटे का जब गैप हो जाता है उसके बाद फिर हम जो है हमें भूख लगती है तो उसके बाद फिर हम लोग सुबह जो है ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में भी ऋतुओं के हिसाब से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और ऋतुओं में जो है जिस जिस तरीके से जो जो ऋतु में, क्योंकि किसी ऋतु में कौन सा दोष जो है वो संचय होता है, किसी का प्रकोप होता है, किसी का प्रशमन होता है। हर एक ऋतुओं का ये अलग अलग वो है। तो दिनचर्या में अपने ये ढाल लेना कि एक तो आपका टाइमिंग सेट होना चाहिए कि इतने बजे आपने एक्यूरेट जो है उसमें ब्रेकफास्ट करना है। और ब्रेकफास्ट में जो है किस हिसाब से अपना लाइट लेना है। ये नहीं कि बहुत लोगों को ये सुना है कि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट कर लें उसके बाद दिन में लंच जो है वो थोड़ा सा उससे लाइट और रात में खाना हो। ये बहुत सारे जो है थ्योरी चलती हैं। बट शास्त्र ये कहता है कि आपने सुबह जो है ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट छोड़ना नहीं है। बहुत लोग ये करते हैं, बहुत सारे आजकल डाइट प्लान चल रहे हैं जिसमें साहब एक ही तरीके का खाना खाया जाता है, एक ही तरीके वो करा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें विशेष परिस्थितियों में तो माँ यूज होती, बट जनरल वे में हम लोग नहीं कह सकते कि नहीं आपने खाली आज अब ये फ्रूट ही खाना अगले 7 दिन तक, आपने खाली जो है अंडे ही खाने 7 दिन तक, या जो भी मतलब जो डाइट प्लान आजकल बना के देते हैं लोग। और शास्त्रों में जो अगर आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा आहार विधि को किस तरीके से लेना, इसका बहुत विस्तृत वर्णन दिया गया है, बहुत विस्तृत वर्णन। जिसको कहना चाहिए कि हर ऋतु में हाँ, हम लोग कैसा आहार लें। क्योंकि देखिए हमारी बॉडी जो है वो पंचमहाभूत से बनी हुई है और इसमें जो है 3 दोष शारीरिक हैं और मानसिक दोष 3 हैं। और दोष और हमारे जो है प्रकृति जो है, हमारी प्रकृति इसी के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा नेचर जो है, हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा दोष और दूषि के ऊपर डिपेंड करता है।
और सारी पैथोलॉजी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके का हम भोजन ले रहे हैं और किस तरीके का वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद किस तरीके का उसमें जो आहार रस निकलता है और वो 7 धातुएं उसका पोषण होता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये धातु का उत्तरोत्तर पोषण जो होता है वो हमारे आहार लेने के ऊपर ही है और हमारे आहार के ऊपर ही सारी चीजें हैं। और ये स्पष्ट बात है कि हम आहार अगर ठीक करेंगे अपना, और बिहार मीन्स हम कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, कैसे डिसिप्लिन अगर हमारा लाइफस्टाइल है, तो वो सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि वर्तमान काल में अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर देखिए, तो इसके पहले की सदी थी उसमें इन्फेक्शियस डिजीज का पूरा बोलबाला था। इन्फेक्शन जो होता है उस समय एंटीबायोटिक्स का फिर वो बहुत ज़्यादा रोल आया, और आज की तारीख में इस परिप्रेक्ष्य में आज की तारीख में जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। डब्ल्यूएचओ भी इस चीज़ को कहता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड और हमारे जो है मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी की सारी व्याधियां जो हैं ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मानी जाती हैं। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों होता है? जब हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होती है, जब हमारी ऋतुचर्या डिस्टर्ब होती है, तो इस तरीके से उस समय लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ भी जो है, अगर कंजेनिटल डायबिटीज़ को छोड़ दिया जाए, जो जेनेटिकली मिली है, जिसके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ थी, इसके अलावा जो बाद में एक्वायर्ड जिसको कहना चाहिए, अगर कोई बीमारी बनती है, डायबिटीज़ बनती है, वो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। स्पष्ट लिखा है, इसके सुगम सप्तम सुगम दधीनि कार्मोदकम पैसी ना अन्न पानम गुण वैकृतम चा मधुमेह इत्थम धीते। मतलब क्या है कि जो सेडेंटरी लाइफ में रहता है, जो अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं करते और गरिष्ठ भोजन लेते रहते हैं, इसकी पैथोलॉजी जो है ये डायबिटीज में चेंज हो जाती है। तो ये दिस इज ऑल्सो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसी तरीके से हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर का अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसकी कोई कारण आज तक नहीं पता। हो जाता है ब्लड प्रेशर, बट सबसे बड़ी चीज़ है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जेनेटिकली जो ब्लड प्रेशर मिलता है। इसके अलावा किसी का हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है उसको मिलेगा, किसी में जो है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे उसमें मिलेगा, कोई रीनल कॉज के कारण से मिलता है, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है उसको भी हाइपरटेंशन मिल सकता है। तो ये भी एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। फिर आ जाइए थायराइड में। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म 2 तरीके का होता है। और थायराइड जो है आजकल आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम तो थायराइड की दवाई खा रहे हैं। तो थायराइड भी क्या है? ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म जिस समय डिस्टर्ब हो जाती है उस समय जो है थायराइड होता है। ये स्पष्ट क्लियर है। इस तरीके से जितने फिर है आपकी लाइफस्टाइल पे और डिपेंड करता है आज की तारीख में आर्थराइटिस होना। लोग घुटनों की प्रॉब्लम में बैठे रहते हैं और बैठ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर माना गया मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से। आयुर्वेद ये कहता है, मैंने इसकी पहले भी चर्चा करी है, कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस जो है जिसको आमवात आयुर्वेद में कहा गया है, और आमवात जो है वो भी हमारे जो है डाइजेशन के डिस्टर्ब होने के कारण से, मतलब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण से जो है वो आमवात की उत्पत्ति है। ये स्पष्ट बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन में सही दिनचर्या जब तक नहीं रखेंगे, सही ऋतुचर्या नहीं रखेंगे, सही अपना आहार-विहार नहीं रखेंगे, तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। स्वस्थ रहने के लिए आपको इतना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, अपनी जिह्वा को भी अपने अपने कंट्रोल में रखना है कि कैसा आप भोजन ले रहे हैं, उसमें बहुत डिपेंड करता है। फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यंगस्टर्स में जो है, यंग पीपल में जो है फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला गया, क्योंकि वो भी भाग-दौड़ की ज़िंदगी में। अब देखिए एक छोटी-सी मैं आपको बात बताता हूँ, एक बीमारी होती है एपीटी कहते हैं, एसिड डिस्पेप्सिया। वो लोग कहते हैं कि वो एसिड बनता है पेट में, पता लगा कि गैस बनती है, वॉमिटिंग। ये सारा का सारा कहीं न कहीं ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन से रिलेटेड है और इसी से रिलेटेड आगे चल के फिर आईबीएस में चेंज हो जाता है। तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि अपने जीवन को जो है आपने एक व्यवस्थित तरीके से उसका जो है दिनचर्या का पालन करना है, और स्वस्थ रहने के लिए और समय-समय पे जैसे-जैसे ऋतु चल रही है उसके हिसाब से अपनी जो है ऋतुचर्या का पालन करना है। ये थोड़ी-सी बात मैंने दिनचर्या के हिसाब से बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस समय जो ऋतु चल रही है वो बसंत ऋतु चल रही है।
बसंत ऋतु मतलब ये है कि जो मार्च और अप्रैल का समय होता है, इसको जो है बसंत ऋतु कहा जाता है। और बसंत ऋतु जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कफ का जो हमारे 3 दोष है वात, पित्त, कफ, इसमें कफ क्योंकि सर्दी के समय में जो है हमारा कफ का प्रकोप हो चुका होता है, इसमें जो है कफ का जो है वो प्रशमन होना है। तो हम लोग अपने आहार-विहार में विशेष इन चीज़ों का ध्यान दें कि इस समय जो है कोई भी ऐसी चीज़ें ना लें जिसके कारण से जो है जो जो कफ का जो है पाचन करने वाली चीज़ें हैं, उसको हमने लेना चाहिए। बहुत कम छोटी-सी चीज़ों में मैं बताऊँ कि इसमें आहार रस बाकायदा जो है अगर 5-6 तरीके का आहार रस माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो मधुर, अम्ल, लवण जो है इन मतलब ज़्यादा मीठी चीज़ों का और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इन चीज़ों का प्रयोग इसमें कम से कम करें और इसके अलावा कटु, तिक्त, कषाय जो रस होता है उसके ऐसे हम आहार द्रव्यों को लें जिसमें ये 3 रस पाए जाते हैं। तो उससे भी हमारा जो है ये दोष बैलेंस होंगे और हम इस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। इन दिनों जो है बसंत ऋतु में जो है आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ एक इस तरीके से बनाया जाता है जो ये मान के चलिए कि जो है दही को दही देखिए इस ऋतु में दही का वर्ज्यते माना गया है। दही के बारे में बता दूँ बहुत लोगों को ये गलतफ़हमी कि दही जो है ठंडा होता है इस तरीके से मैं पहले भी इस चीज़ को बता दूँगा कि दही का जो है जिसको कहना चाहिए पोटेंसी है वो उष्ण है, गरम है। लोग गर्मियों में सबसे ज़्यादा दही की लस्सी-वस्सी पीते रहते हैं, वो उनके लिए दही का प्रयोग जो है किस ऋतु में करना चाहिए, किस ऋतु में नहीं करना चाहिए। बसंत ऋतु में दही का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अगर उसका यूज़ करना है आपने तो उसकी छाछ बना के पीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इतनी बात समझ में आती है? इसके अलावा जो है बसंत ऋतु में आपका जो है दिवा स्वाप जो दिन में सोना जो है वो कंट्राइंडिकेटेड माना गया। दिन का सोना जो है हर जगह हर बारी गलत माना जाता है क्योंकि दिन में सोने से जो है सिर्फ़ गर्मियों के दिनों में आप दिन में सो सकते हैं, वरना दिन में अगर खाना खाने के बाद सोने की जिसको आदत है वो बात अलग है। अगर वैसे आदमी अगर नींद लेता है, तो उसमें बहुत सारे दोष उसके प्रकोपित हो जाते हैं, उसको बीमारी बन सकती है। तो दिन का सोना जो है इसमें अवॉइड करना चाहिए। रात्रि को जो है अपने टाइमली सोना चाहिए और मॉडर्न एरा के हिसाब से अगर मैं बताऊँ कि मोबाइल का यूज़ जो है वो रात्रि के समय में आदमी जो जितना ज़्यादा करता रहता है, जो ये ब्लू लाइट है, अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदायक है और इसको जो है रात को सोने से 1 घंटा पहले जो है मोबाइल वगैरह को सब छोड़ दें या स्क्रीन को छोड़ देना चाहिए, जिसके कारण से आपको साउंड स्लीप आ सके। क्योंकि अगर निद्रा ठीक नहीं होगी तो आपको जो है किसी भी तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। अगर निद्रा ठीक नहीं होगी तो उसको जो है मेंटल स्ट्रेस रहेगा, उसके में जो है एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि जितनी भी हम एनर्जी दिन भर में यूज़ करते हैं वो रात्रि नींद जो है उसी से होती है। दिन में जितनी मर्ज़ी आप जो है काजू बादाम खा लो, कुछ भी खा लो। अगर आप पूरी नींद नहीं लिए हैं तो आपकी बॉडी में उतना पोटेंशियल नहीं रहेगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जिसको आदमी अपने अगर जीवन में ढाल लेता है, तो आदमी स्वस्थ रह सकता है और इसके अलावा जो है कुछ खान-पान की चीज़ों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताया और विरुद्ध भोजन कम से कम करना चाहिए। विरुद्ध भोजन में मैंने बहुत बार इसकी चर्चा भी करी है, आज भी मैं बता दूँ, इस ऋतु में खासकर जो है जैसे एक लेटेस्ट आपको बताता हूँ कि जैसे आजकल यूज़ करते हैं व्हाइट सॉस पास्ता आदमी यूज़ करता है, खाता-पीता है बहुत सारे तो व्हाइट सॉस पास्ता में जो है, उसके अंदर पता चला कि और वो क्या नाम है, कोई मलाई या इस टाइप की चीज़ें मिला देते हैं, जिसके कारण से उसका और नुकसान हो सकता है। तो इसी तरीके से मीठे के साथ नमक वो है वर्जन है बिल्कुल। दूध के ज़्यादा चाय पी रहे हैं, चाय के साथ जो है लोग नमकीन बड़े मज़े में खाते हैं, मट्ठी खाते हैं, ये खाते हैं। इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। दूध के साथ जो है मछली को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं जो है। तो विरुद्ध भोजन को आजकल बहुत सारे पार्टीज़ वग़ैरह में आपने देखा होगा कि आइसक्रीम के ऊपर जो है गुलाब जामुन, गरम गुलाब जामुन और ठंडी आइसक्रीम मिला-मिला के खाते हैं, नुकसान हो सकता है। अब उनको लोग कहते साहब कि हम तो ये परोठे के साथ जो है दूध पीते हैं मीठा वाला, हमें तो कुछ नहीं होता। उसी समय असर नहीं आता, स्किन डिज़ीज़ जो है धीरे-धीरे डेवलप होती है। अगर सपोज़ करो किसी को ल्यूकोडर्मा डेवलप होना है, तो ल्यूकोडर्मा डेवलप होने के लिए उसको समय लगता है। इसको व्हाइट पिगमेंटेशन कहते हैं, डिपिगमेंटेशन ऑफ स्किन कहते हैं, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है। और जब ल्यूकोडर्मा डेवलप हो जाता है, तो फिर आदमी जो है उसको बहुत नॉन क्यूरेबल तो ये लोग मॉडर्न मेडिकल साइंस मानता है,
हम लोग कुछ उसमें उपाय करते हैं जिसके कारण से लाभ मिल सकता है। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें जो हैं मैंने आपको अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताई कि किस तरीके से हम अपने मॉडिफ़ाई करके इसको करते हैं।